हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दीपक बायोलॉजी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली जो है 8 बजे आप सभी को आपके जो 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम होना है 2027 में, उसको लेकर के जो भी मोस्ट वीवीआई टॉपिक्स हैं, जो कि एग्जाम में एकदम सीधे टकराने वाले प्रश्न हैं, तो वैसे टॉपिक को हम आपको डेली वीडियो के माध्यम से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने आनुवांशिक विकार टॉपिक के तहत उसका जो पहला पार्ट था यानी कि मेंडेलियन विकार, तो मेंडेलियन विकार के बारे में पढ़ाया था। और आज का जो हम लोग का क्लास होने जा रहा है, तो आज की क्लास में हम लोग मेंडेलियन विकार से आगे चलेंगे। और जैसा कि हमने बताया था आप सभी को कि जो जो यहाँ पर आनुवांशिक विकार होते हैं, तो ये आनुवांशिक विकार दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका मेंडेलियन विकार और दूसरा हो जाता है क्रोमोसोमल विकार। तो मेंडेलियन विकार को हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था और आज का जो हम लोग का क्लास होगा इसमें हम लोग क्रोमोसोमल विकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करना शुरू करते हैं यहाँ पर, और ध्यान दीजिएगा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सब लोग पूरा जो है फोकस रखेंगे बोर्ड पर, ध्यान से समझिए। देखिए बाबू लोग, हम लोग का आज का जो टॉपिक होने जा रहा है, इस टॉपिक का नाम हो जाएगा क्रोमोसोमल विकार। क्रोमोसोमल विकार, क्रोमोसोमल यहां पर आपका डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर समझिएगा ध्यान से। इसमें हम लोग को आखिर इसका मतलब क्या होता है क्रोमोसोमल विकार का। तो देखो बाबू लोग, जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं इस बात को कि जो भी मानव है, तो मानव के शरीर के बारे में हम लोग को अगर देखें तो मानव के शरीर में जो गुणसूत्र हैं, तो मानव के शरीर में बाबू लोग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र की संख्या होती है आपका टोटल 46 क्रोमोसोम यहां पर पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 को जो गुणसूत्र है इसको मतलब यानी कि 23 जोड़े में पाया जाता है, ये 23 जोड़ा होता है। अब बात को समझिएगा, देखिए ये जो 46 को गुणसूत्र है बाबू लोग, तो ये आपका इसमें से 44 जो गुणसूत्र होते हैं, तो 44 इसमें आपके ऑटोसोम होते हैं, 44 इसमें से ऑटोसोम होते हैं। और बाद बाकी जो दो यहां पर गुणसूत्र है ये आपके होते हैं एलोसोम। ठीक है, ऑटोसोम जो है, तो ऑटोसोम को ही हम लोग यहां पर अलिंग क्रोमोसोम भी कह देते हैं। इसी को हम लोग अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं। और जो एलोसोम है, तो एलोसोम को हम लोग यहां पर लिंग क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र कह देते हैं। ये जो है ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में, ऑटोसोम जो होते हैं, तो ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। वहीं जो एलोसोम होते हैं, तो एलोसोम हमारे बॉडी में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है कि उत्पन्न होने वाला संतान मेल होगा या फीमेल होगी, इसके बारे में डिसाइड करने का काम एलोसोम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे आगे समझते हैं। आप समझिएगा, देखिए नॉर्मली 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो अगर किसी मानव में 46 क्रोमोसोम है तो इसका मतलब कि वो नॉर्मल है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर यहां पर नहीं है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वहां पे नहीं है। ठीक, लेकिन सपोज करिए कि जो 46 क्रोमोसोम यहां पर उपस्थित है, तो 46 के बजाय किसी व्यक्ति में 47 क्रोमोसोम हो जाए, यानी कि एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाए, या फिर उसमें 45 ही क्रोमोसोम रह जाए, मतलब एक क्रोमोसोम उसमें घट जाए, तो इस कंडीशन में क्या मानव के लक्षण सामान्य होंगे या बदल जाएंगे? तो आंसर होगा कि हाँ, बदल जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या 46 या 45, यानी क्रोमोसोम की संख्या के अधिक होने या कम होने के कारण मानव के शरीर में जो भी असामान्य लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो भी उसमें विकृतियां उत्पन्न होती हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग क्रोमोसोमल विकार कह देते हैं। तो चलिए इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। हमने यहां पर क्या बताया आपको? हमने आपको बताया कि यदि
मानव के शरीर में, मानव के शरीर में, मानव के शरीर में उपस्थित क्रोमोसोम, मानव के शरीर में उपस्थित जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होता है। क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। तो उसके कारण मानव शरीर में, उसके कारण मानव शरीर में उत्पन्न होने वाली विकृतियों को क्रोमोसोमल विकार कहते हैं, क्रोमोसोमल विकार कहते हैं। तो ये यहां पर आपका हो गया इसका डेफिनेशन। अब समझिएगा, देखिए बाबू लोग, जब क्रोमोसोमल विकार की बात करते हैं तो हमने बताया कि क्रोमोसोमल विकार का मतलब होगा कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी मानव के कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 से अधिक यानी कि 47 हो जाए, या फिर 46 से कम यानी कि 45 हो जाए, तो उस कंडीशन में जो भी अनुवांशिक विकार यहां पर उत्पन्न होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, उनको हम लोग यहां पर क्रोमोसोमल विकार कह देते हैं। ठीक है, सवाल ये होता है कि भाई इसका कोई ना कोई तो एग्जाम्पल होगा। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं बाबू लोग, तो इसमें आपको ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल की बात करिएगा तो इसमें सबसे पहले हम लोग यहां पर समझते हैं एक जिसको कहा जाता है डाउन्स सिंड्रोम। ठीक है, सबसे पहला इसमें हो जाएगा आपका डाउन्स सिंड्रोम। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा यहां पर अगर देखा जाए तो दूसरा एक हो जाता है यहां पर जिसे हम लोग कह देते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। तीसरे की अगर बात करी जाएगी तो तीसरा इसमें हो जाता है आपका क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम हो जाता है। वहीं अगर हम चौथे की बात करें तो यहां पर हम लोग और पढ़ लेंगे, इसे कहा जाता है पटाऊ सिंड्रोम। ठीक, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये चार हम लोग मेन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, चार प्रकार के क्रोमोसोमल विकार के बारे में। ठीक है, देखो बाबू लोग, जो डाउन्स सिंड्रोम है, तो डाउन्स सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति होगा, तो डाउन्स सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो गुणसूत्र है, तो इसमें गुणसूत्र कितने होंगे, तो डाउन्स सिंड्रोम से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होगा तो इसमें गुणसूत्र 46 के बजाय इसमें 47 हो जाते हैं। ठीक, वहीं टर्नर सिंड्रोम की अगर बात करते हैं तो टर्नर सिंड्रोम में जो गुणसूत्र होता है, तो ये गुणसूत्र की संख्या जो है यहां पर 46 के बजाय यहां पर 45 रह जाती है। वहीं यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो गुणसूत्र की संख्या है, तो इसमें भी गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है और यहां पर गुणसूत्र की संख्या जो है 47 हो जाती है। और इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी जो गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र की संख्या यहां पर भी आपका टोटल जो है ये 47 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये चारों के चारों जो स्थितियां हैं, तो चारों के चारों स्थितियों में या तो गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई है या फिर गुणसूत्र की संख्या सामान्य से कम हो गई है। तो सामान्य से अधिक गुणसूत्र होगा तो भी इसमें अनुवांशिक विकार उत्पन्न होते हैं, और अगर कम होगा तब भी उत्पन्न होते हैं। और क्रोमोसोम की संख्या के कम या अधिक होने के कारण जो अनुवांशिक विकार होता है उसको हमने क्या बोला, उसको हम लोग यहाँ पर क्रोमोसोमल विकार नाम देते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं बाबू लोग, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें जो पहला वाला है उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, यहां पर ध्यान से समझिए।
देखिए जो यहां पर पहला जो अनुवांशिक विकार है, तो पहला अनुवांशिक विकार यहां पर क्या है? पहले अनुवांशिक विकार का नाम है यहां पर डाउन्स सिंड्रोम। डाउन्स सिंड्रोम इसका नाम है। ठीक है, सवाल यह है कि भाई डाउन्स सिंड्रोम जो है इसका नाम क्यों दिया गया? तो यहां पर सबसे पहले इसके खोजकर्ता को हम लोग देखते हैं। देखिए जो डाउन्स सिंड्रोम है, तो डाउन्स सिंड्रोम के अगर हम खोजकर्ता की बात करते हैं तो डाउन्स सिंड्रोम के खोजकर्ता का नाम था यहां पर लैंगडाउन। ठीक है, इनका नाम था लैंगडाउन। तो लैंगडाउन नामक व्यक्ति ने इसका खोज किया था। पहली बार डाउन्स सिंड्रोम के बारे में बताया था लैंगडाउन ने, और यही रीजन है कि इसे हम लोग यहां पर जो है, यहां पर हम लोग इसे डाउन्स सिंड्रोम कह देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सवाल यह है कि आखिर इसमें होता क्या है? तो देखो बाबू, हम लोग पहले ये समझेंगे कि आखिर जो डाउन्स सिंड्रोम होता है, तो डाउन्स सिंड्रोम के उत्पन्न होने का कारण क्या है, कि भैया ये आखिर उत्पन्न क्यों होता है। तो देखिए समझिएगा बात को। देखो नॉर्मली अगर देखा जाए तो नॉर्मली हम लोग को पता है कि जो भी मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, तो पुरुष में जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो शुक्राणुओं के निर्माण के दौरान जैसे पुरुष में नॉर्मली 46 क्रोमोसोम है, तो जो शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होते समय जो एक शुक्राणु है उसमें आपका टोटल 23 क्रोमोसोम आते हैं। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। जैसे देखिए जो आपका यहां पर हमने क्या लिखाया था, हमने लिखाया था कि टोटल 46 क्रोमोसोम है जो कि 23 जोड़े में है। ठीक, तो हर एक जोड़े में से एक एक क्रोमोसोम जो है वो स्पर्म में आते हैं। तो इस तरीके से 23 जोड़े में से एक एक क्रोमोसोम आएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल आपके 23 क्रोमोसोम एक शुक्राणु में आते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो अंडाणु का निर्माण होता है, तो अंडाणु के निर्माण के दौरान भी हर एक जोड़े में से क्रोमोसोम के, महिलाओं में भी कितने जोड़े होंगे? 23 जोड़े, यानी कि 46 क्रोमोसोम होंगे। तो हर एक जोड़े में से एक एक क्रोमोसोम जो है वो अंडाणु में आएंगे, और इस तरीके से एक अंडाणु में टोटल 23 क्रोमोसोम आते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, अब जो है सवाल ये है कि आखिर मतलब ये कैसे उत्पन्न होगा? तो देखो सपोज करो हमने क्या बताया? हमने बताया कि हर एक जोड़े में से एक एक क्रोमोसोम को आना है। सपोज करिए कि कोई एक जोड़ा जो है वो आपका मतलब एक जोड़े के क्रोमोसोम अलग ही नहीं हो, मतलब पूरा एक जोड़े के दोनों क्रोमोसोम जो है अगली पीढ़ी, मतलब जो स्पर्म या फिर ओवम में उसमें चले आए। ठीक, जैसे सपोज करिए यहां पर ऐसा होता है कि जो क्रोमोसोम का 21वां जोड़ा है, ध्यान से समझना बाबू, बात को समझना। यहां पर होता क्या है कि जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के 21वें जोड़े में ट्राइसोमी होना। ठीक है, ये इसका कारण है, 21वें जोड़े में ट्राइसोमी होना। समझिएगा, जैसे मान के चलो एक हमने लिया क्या, एक हमने लिया यहां पर महिला के क्रोमोसोम का हमने लिया। ठीक है, महिला के क्रोमोसोम। ठीक है, और यहां पर हमने ले लिया पुरुष के क्रोमोसोम। अब मैटर को समझिएगा। देखिए महिला में जो क्रोमोसोम की संख्या है बाबू लोग, तो महिला में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 44 प्लस में एक्स और एक्स है, टोटल 46 क्रोमोसोम। पुरुष में 44 प्लस में एक्स और वाई क्रोमोसोम है। देखिए महिला में जब इससे अंडाणु बनते हैं, तो अंडाणु बनने के दौरान नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है कि 44 में से 22 ऑटोसोम इधर प्लस में एक एक्स क्रोमोसोम आएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा? 22 ऑटोसोम प्लस में एक यहां पर एक्स क्रोमोसोम आता है। ये नॉर्मल कंडीशन है। पुरुष में भी सेम यही होगा, 22 यहां पर ऑटोसोम प्लस में एक में एक्स, और इधर जो है 22 प्लस में वाई आ जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर ऐसा होगा
तो इस कंडीशन में सामान्य संतान उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब ये जो 22 आए हैं ना बाबू, तो ये 22 जोड़ा था 44, तो हर एक जोड़ा में से एक एक आया है। अब होता क्या है कि जो क्रोमोसोम का 21वां जोड़ा हमने लिखा है, तो क्रोमोसोम सपोज करिए कि पुरुष में जो स्पर्म बन रहा है, तो स्पर्म बनने के दौरान मैंने पहले जोड़े में से एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर, दूसरे में से सेम एक इधर एक इधर, ठीक, और हर एक जोड़े में से एक एक क्रोमोसोम जो है मतलब दोनों प्रकार के शुक्राणु में जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में यहां पर 22 + 1 23, 22 + 1 23, 23 क्रोमोसोम दोनों में हो जाते हैं। लेकिन सपोज करिए कि जो 21वां जोड़ा है क्रोमोसोम का, तो 21वें जोड़े के क्रोमोसोम अलग ही नहीं हुए, वो साथ साथ जो है किसी एक ही स्पर्म में चले गए। तो अगर किसी एक ही स्पर्म में जाएंगे तो होगा क्या कि इधर जो है जो 22 जो आना चाहिए था, तो 22 के बजाय एक में कितना आ जाएगा 23, क्योंकि 21वां जोड़ा के दोनों क्रोमोसोम एक ही में आ गया और प्लस में अपना एक्स रहेगा। अब देखो इधर अगर एक एक्स्ट्रा आ गया 21वां जोड़ा में, तो 21वां जोड़ा का क्रोमोसोम तो एक भी इसमें नहीं जाएगा। 21वां जोड़ा में 2 क्रोमोसोम थे, तो दोनों अगर इसमें आ गए तो इसमें तो कोई नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसमें एक क्रोमोसोम क्या हो गया, बढ़ गया, और इसमें क्या हो गया, इसमें एक घट गया, यानी कि इसमें 21 प्लस में वाई रहेंगे। यानी कि इस तरीके से ये जो शुक्राणु होगा, तो इस शुक्राणु में टोटल आपके 24 क्रोमोसोम हो जाएंगे और इस शुक्राणु में टोटल आपके 22 ही क्रोमोसोम रह जाएंगे। अब समझिए इस कंडीशन में अगर मान लेते हैं कि ये वाला जो ओवम है ये जा करके और इस वाले स्पर्म के साथ में सपोज करिए कि संलयन कर लिया, निषेचन कर लिया, ये वाला अंडाणु जो है, ये अंडाणु ये वाला शुक्राणु के साथ में जाकर के अगर निषेचन कर लिया, तो निषेचन करने के बाद में जो यहां पर आपका युग्मनज बनेगा बाबू लोग, तो इस युग्मनज में गुणसूत्र कितने आ जाएंगे, युग्मनज में यहां से 22 और यहां से 23, टोटल कितने हो गए 45 और 45 के साथ साथ में इधर से एक एक्स और इधर से एक एक्स, तो इस तरीके से यहां पर टोटल कितने हो गए, तो टोटल यहां पर 45 और 2 47 क्रोमोसोम हो गए। ये भी हो सकता है कि वाई वाला जो है इसी में आपका 23 गो हो जाए, 23 + वाई, ठीक, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 45 प्लस में वाई भी हो सकता है, सॉरी एक्स वाई भी हो सकता है, तो ये कंडीशन हो सकती है। तो खैर हम लोग किसी एक को ही लेके चलते हैं। तो यहां पर देखिए यहां पर टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए 45 ऑटोसोम और 2 यहां पर एलोसोम, और इस तरीके से टोटल यहां पर गुणसूत्र कितने हो गए, तो कुल यहां पर जो गुणसूत्र है बाबू लोग, कुल यहां पर जो गुणसूत्र है, तो कुल गुणसूत्र टोटल कितने हो गए 47, ठीक है, जिसमें से 45 ऑटोसोम और 2 यहां पर एलोसोम हो गए, 47 गुणसूत्र। अब 47 गुणसूत्र जैसे ही हुए तो फिर मानव के जो लक्षण है ये लक्षण क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक। और ध्यान से समझिएगा, अगर हम जो आपका डाउन सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम के अगर हम लक्षण की बात करते हैं कि इसमें आखिर जो संतान उत्पन्न होगा उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो लक्षण की अगर बात करिएगा तो ध्यान से समझिए। लक्षण में क्या होगा, पहला नंबर जो है जो बौद्धिक विकास होगा संतान का, बौद्धिक विकास जो है यहां पर मंद हो जाना, बौद्धिक विकास मंद हो जाना, ये सबसे पहला यहां पर हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए बाबू, तो ये जो संतान उत्पन्न होते हैं इनके सिर जो होते हैं ना, तो सिर का आकार बड़ा होता है, तो सिर का आकार बड़ा होना, सिर का आकार यहां पर बड़ा होना हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखो बाबू, इसके बाद में अगर देखा जाए तो इनके जो पेट होते हैं, तो पेट भी क्या होता है, तो पेट जो है इनका पेट बड़ा होना, पेट बड़ा होना। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो इनका जो आंख होता है, तो आंख और जो पैर है ये दोनों क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो इनका जो मुंह होता है, तो इनका मुंह आंशिक रूप से खुला होना, मुंह हमेशा इसके क्या रहेगा, थोड़ा सा ऐसे खुला रहता है, ठीक। तो ये सारे के सारे लक्षण किसके होते हैं, आपका डाउन सिंड्रोम से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें ये सारे के सारे लक्षण पाए जाते हैं। अब समझिए ये सारे के सारे जो लक्षण है ना, तो एक देश है आपका मंगोलिया, ठीक है, और मंगोलिया के जो लोग होते हैं, तो मंगोलिया के लोगों में नॉर्मल कंडीशन में ये सारे के सारे लक्षण पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये जो रोग है, इस रोग को हम लोग मंगोलियन सिंड्रोम भी कह देते हैं। ये जो रोग है, तो इस रोग को
इस रोग को हम लोग मंगोलियन मंगोलियन सिंड्रोम भी कह देते हैं। मंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं, मंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो भी लक्षण है, तो ये सारे के सारे लक्षण जो हैं, ये एक देश है मंगोलिया, मंगोलिया के देश के जो निवासी होते हैं, तो उनमें नॉर्मल कंडीशन में बिना किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के ही इस तरीके के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। और चूंकि इस तरह के कैरेक्टर्स में पाए जाते हैं और ये कैरेक्टर्स इस रोग के होने कारण हो रहा है, इसीलिए इस रोग को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे हम लोग मंगोलियन सिंड्रोम भी कह देते हैं। हम उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सवाल यह है कि आखिर मान लेते हैं कि ठीक है कब उत्पन्न हो सकता है भाई, कारण तो हमने समझ लिया है, लेकिन कब होगा। तो देखो नॉर्मल जो है, अगर मान लेते हैं कोई स्त्री है और अगर कोई स्त्री 40 वर्ष की उम्र होने के बाद में संतान उत्पन्न करती है, अगर कोई स्त्री यहां पर 40 वर्ष के बाद में संतान उत्पन्न करती है, यहां पर हम लिख सकते हैं कि 40 वर्ष से अधिक जो उम्र है, अधिक उम्र की महिलाएं यदि संतान उत्पन्न करती हैं, तो उनके संतान में डाउन्स सिंड्रोम होने की संभावना अधिक होती है। और यहां पर ध्यान देना है आपको, एक और डाटा आपको याद रखना है कि जो आपका डाउन सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम के अगर केस की बात करी जाएगी तो प्रत्येक 600 जो बच्चे हैं, तो प्रत्येक 600 बच्चे में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होता है। तो ये मेन डाटा है, इसको याद रखना है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको डाउन सिंड्रोम अच्छे से क्लियर हो गया। डाउन सिंड्रोम के बारे में हमने क्या बताया कि डाउन सिंड्रोम जो होता है, तो डाउन सिंड्रोम एक प्रकार के क्रोमोसोमल अनुवांशिक विकार है। और ये जो अनुवांशिक विकार होता है ये कब होगा, तो अगर क्रोमोसोम का जो 21वां जोड़ा है, टोटल 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, हर एक जोड़े में 2 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो जो 21वां जोड़ा है, तो 21वां जोड़ा में 2 क्रोमोसोम के बजाय अगर 3 क्रोमोसोम हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम की टोटल संख्या मानव के शरीर में 46 के बजाय 47 हो जाती है। और इस स्थिति में जो मानव है, तो मानव के शरीर में डाउन सिंड्रोम नाम का रोग उत्पन्न होता है। ठीक, डाउन सिंड्रोम के बारे में हमने बताया कि डाउन सिंड्रोम की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था लैंगडाउन। ठीक है, और इसके लक्षण के बारे में हमने बताया कि लक्षण क्या होगा, सिर और पैर जो है, सिर जो है, तो सिर और पेट का आकार बड़ा हो जाएगा, पैर आंख छोटे हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में जो आंख है, आंख पूरा छोटा हो जाएगा। इसके अलावे जो इसके होंठ होते हैं ना, तो होंठ इसके मोटे हो जाते हैं, होंठ मोटे होते हैं, जीभ मोटा होता है। इसके अलावे अगर देखा जाए तो इनके जो मतलब मुंह होता है, तो मुंह इनके आंशिक रूप से ऐसे खुले रहते हैं। ठीक, तो ये सारे इनमें लक्षण पाए जाते हैं। हमने बताया कि जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, इनका बौद्धिक विकास भी क्या होता है, कम होता है। और एक चीज और याद रखना है कि इस तरीके के जो संतान उत्पन्न होते हैं, ये लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लगभग 12-14 वर्ष का उम्र होते होते इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इनके बारे में आपको याद रखना है, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए बाबू लोग, स्क्रीनशॉट लिया गया ना, चलिए आगे देखते हैं।
तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी जो है अभी जस्ट हमने आपको जो डाउन सिंड्रोम होता है तो डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा दिया। अब अगला जो हम लोग को टॉपिक देखना है ये हम लोग का हो जाएगा टर्नर्स सिंड्रोम। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पर अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू लोग, इसका नाम हो जाएगा टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर्स सिंड्रोम ये हम लोग का अगला टॉपिक हो जाना है। समझिएगा, टर्नर्स सिंड्रोम के बारे में दो चीजें पहले आप याद रखिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। टर्नर्स सिंड्रोम के बारे में अगर देखें तो सबसे पहला चीज कि जो इसके खोज करता है, देखिए जो टर्नर्स सिंड्रोम के खोज करता है, तो अगर हम इसके खोजकर्ता की बात करते हैं कि भैया इसका खोज कौन किया था, ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है उनका नाम था हेनरी टर्नर। ठीक है, तो हेनरी टर्नर नाम का व्यक्ति ने इसको पहली बार बताया था इसके बारे में, इसीलिए हेनरी टर्नर को इसके खोजकर्ता के रूप में हम लोग जानते हैं, और इस रोग का भी नाम क्या दे दिया गया था, टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, अब देखिए जो हेनरी टर्नर है ना, वो इसके बारे में पहली बार बताया था कि ऐसा कोई डिजीज होता है, लेकिन इसका आनुवांशिक कारण क्या होता है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसका जो आनुवांशिक कारण होता है, आनुवांशिक जो कारण होता है कि भैया आखिर कैसे टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न हुआ, तो ये मतलब किस प्रकार के क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है, तो इसके बारे में बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था C.E. फोर्ड। ठीक है, क्या नाम था, तो C.E. फोर्ड उनका नाम था। ठीक है, तो दो व्यक्तियों का यहां पर नाम याद रखना है, एक हो जाएंगे आपके हेनरी टर्नर के द्वारा जो है इसके बारे में पहली बार बताया गया कि मतलब इस तरीके के चेंज आते हैं बॉडी में। ठीक है, और जो C.E. फोर्ड थे, तो C.E. फोर्ड ने आनुवांशिक कारण बताया कि भैया देखो इसमें ये वाला जो एलोसोम होता है ना, तो एलोसोम में कमी के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, सवाल ये है कि भैया ठीक है हमने बता दिया कि जो टर्नर सिंड्रोम है इसका खोज हो गया, अब इसका भी तो कोई कारण होता होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं कि इसका क्या कारण होता है, इसका क्या कारण होता है, अगर हम इसके कारण की बात करते हैं कि टर्नर सिंड्रोम के कारण क्या है, तो आपको ध्यान देना है, समझिएगा कि जो एलोसोम होता है बाबू, जो एलोसोम होता है, तो एलोसोम के जोड़े में मोनोसोमी अगर हो जाएगा, एलोसोम के जोड़े में मोनोसोमी होने पर, ठीक है, एलोसोम के जोड़े में अगर मोनोसोमी हो जाएगा, तो एलोसोम के जोड़े में मोनोसोमी होने के कारण ये आपका टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है। सवाल यह है कि ठीक है हमने मान लिया कि एलोसोम के जोड़े में मोनोसोमी होगा, लेकिन कैसे होगा, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा एक बात है याद रखिएगा, ये जो रोग होता है ना, ये रोग सिर्फ महिलाओं में होता है। ये किसमें होता है, ये सिर्फ महिलाओं में होता है, सिर्फ महिलाओं में होता है। और याद रखिएगा, देखिए मतलब यहां पर स्त्री जो उत्पन्न होती है, तो स्त्री कैसे उत्पन्न होती है, तो देखो बाबू, जैसे लैंगिक जन्म की क्रिया में स्त्री के उत्पन्न होने का जो तरीका है वो क्या होता है कि जैसे हमने आपको बताया कि जो स्पर्म बनते हैं, तो स्पर्म दो तरीके के बनते हैं। कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें कि एलोसोम के रूप में एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि एलोसोम के रूप में वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। तो अगर ध्यान से समझिएगा, अगर एक्स क्रोमोसोम युक्त शुक्राणु जाकर के और अंडाणु के साथ में निषेचन करता है, तो इसके फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है वो आपका स्त्री उत्पन्न होती है। ठीक, तो यहां पर जो है आखिर टर्नर सिंड्रोम कैसे महिलाओं में उत्पन्न होगा वो समझिए। देखिए जैसे मान के चलो बाबू, कोई महिला है, ठीक, तो महिला के बॉडी में से क्या आएगा, अंडाणु, और इसके बाद में यहां पर हो गए पुरुष। ठीक है, तो पुरुष में से क्या आएंगे, स्पर्म, शुक्राणु आएंगे। देखिए महिला वाली स्थिति समझिए, जो महिला है, तो महिला के बॉडी में जो अंडाणु बना, तो
उस अंडाणु में अगर देखा जाए तो एक तो आपका 22 इसमें ऑटोसोम होते हैं और प्लस में एक आपका यहां पर क्या होता है, तो एक्स क्रोमोसोम होता है। सपोज करिए कि महिला के बॉडी में से जो अंडाणु आ रहे हैं, ये अंडाणु क्या है, नॉर्मल है, अंडाणु नॉर्मल है। लेकिन पुरुष के बॉडी में से जो आए आपके स्पर्म, तो ये स्पर्म में क्या है कि सिर्फ इसमें 22 ऑटोसोम ही हैं और यहां पर जो एलोसोम है, तो एलोसोम यहां पर क्या है, एब्सेंट है। एलोसोम यहां पर क्या है बाबू, एब्सेंट है। तो इस कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में 22 और 22 यहां पर जो युग्मनज बनेगा, यहां पर जो आपका युग्मनज बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट में आपका टोटल यहां पर 44 क्या हो जाएंगे, ऑटोसोम। और एक यहां से एक्स क्रोमोसोम तो आएगा, लेकिन इधर से क्या एक्स क्रोमोसोम आया, नहीं आया। इस कंडीशन में XO इसको लिखा जाता है। और देखिए XO जैसे ही लिखा गया तो इस कंडीशन में उत्पन्न क्या है, देखो यहां पर X होना चाहिए था अंडाणु की तरफ से, ठीक है, मतलब, लेकिन X न होने के कारण यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो संतान उत्पन्न होगी, जो मतलब स्त्री उत्पन्न होगी, उस स्त्री के बॉडी में अगर देखा जाए तो स्त्री के सारे लक्षण तो रहेंगे, लेकिन इनके अंडाशय का जो विकास है वो परिपक्व रूप से नहीं हो पाएगा, मतलब पूरा मेच्योर इसमें अंडाशय नहीं बनेगा। और अंडाशय ही अगर मेच्योर नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में क्या वो महिला संतान उत्पन्न कर पाएगी, तो नहीं कर पाएगी। यानी कि जो महिलाएं टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित होंगी, उन महिलाओं में संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि सपोज करिए कि जो महिला है, तो महिला के बॉडी में 22 ऑटोसोम है, लेकिन इसमें एलोसोम क्या है, एब्सेंट। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो महिला है, तो महिला के अंडाणु जो बनेगा, तो अंडाणु में ही सपोज करिए कि यहां पर मतलब क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम नहीं है, ठीक। और जो पुरुष है, तो पुरुष में आपका पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो इसमें 22 और प्लस में एक्स क्रोमोसोम इसमें है। तो इस कंडीशन में भी जो यहां पर जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट में 44 ऑटोसोम प्लस में यहां पर OX, क्योंकि यहां पर एब्सेंट है तो इसीलिए OX के फॉर्म में यहां पर क्रोमोसोम आ जाते हैं। और इस कंडीशन में भी हमने क्या देखा, देखो O को काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसमें X को काउंट किया जाता है। तो टोटल इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई, 44 प्लस X 45, यहां पर भी 44 प्लस 1 45, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो ये जो डिजीज होता है, इसमें गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्र की संख्या जो है, गुणसूत्र की कुल संख्या 44 1 45 रह जाती है। महिलाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 45। और 45 होने के कारण अगर देखा जाए कि भाई इसका लक्षण क्या होगा, इसके प्रभाव क्या होंगे, तो ध्यान से समझिएगा। प्रभाव या अगर हम इसके लक्षण की बात करते हैं, तो आपको याद रखना है कि अगर किसी महिला में टर्नर सिंड्रोम होता है, तो टर्नर सिंड्रोम की स्थिति में जो उसका अंडाशय है, तो अंडाशय का अपरिपक्व होना, यह सबसे पहला लक्षण हो जाएगा। दूसरे अगर लक्षण की बात करें, तो जब अंडाशय ही अपरिपक्व हो जाएगा, तो फिर महिलाओं में क्या हो जाएगा, बांझपन उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पर टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित जो महिलाएं होती हैं, तो उन महिलाओं में बांझपन होना, तो ये सारे के सारे इसमें लक्षण होते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका डाउन सिंड्रोम था, तो डाउन सिंड्रोम के बारे में हमने क्या बताया था कि डाउन सिंड्रोम अगर किसी व्यक्ति में होता है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के शरीर में अगर देखा जाए, तो हमने बताया था कि वहां पर बौद्धिक विकास कम हो जाता है। लेकिन देखिए जो आपका टर्नर सिंड्रोम है, तो टर्नर सिंड्रोम में बौद्धिक विकास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया था कि जो डाउन सिंड्रोम जो होता है, तो डाउन सिंड्रोम अगर किसी भी व्यक्ति में होगा, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के बॉडी में अगर डाउन सिंड्रोम अगर देखा जाए, तो डाउन सिंड्रोम प्रत्येक 600 व्यक्ति में से एक व्यक्ति में होता था, प्रत्येक 600 संतान में से एक संतान में डाउन सिंड्रोम होता था। लेकिन टर्नर सिंड्रोम की अगर बात करिएगा, तो टर्नर सिंड्रोम जो है, टर्नर सिंड्रोम प्रत्येक 5000 संतान में से एक संतान में होता है।
और ये भी उसी कंडीशन में उत्पन्न होता है जैसे कि उसमें हमने बताया था कि अगर कोई महिला 40 वर्ष से अधिक उम्र होने के बाद में संतान उत्पन्न करती है तो उसके संतान में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना अधिक रहती है। यहां पर भी सेम कंडीशन है, अगर कोई महिला 40 साल से अधिक उम्र के बाद में संतान उत्पन्न करेगी तो उसके बच्चे में टर्नर सिंड्रोम होने की संभावना भी काफी अधिक होती है। तो ये यहां पर लक्षण होते हैं। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं यहां पर कि प्रत्येक जो है यहां पर प्रत्येक 5000 संतान में से एक जो संतान है तो एक संतान टर्नर्स सिंड्रोम से पीड़ित तो चलिए अगला जो हम लोग को पढ़ना है इसका नाम हो जाएगा क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम इसके बारे में समझते हैं हम लोग। देखिए क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो जो क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम होता है इसमें भी सबसे पहले दो चीजों को आपको याद रखना है। सबसे पहला चीज ये है कि भाई क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम जो है तो इसके खोजकर्ता कौन थे, ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अगर हम खोजकर्ता की बात करें तो यहां पर इनका नाम था हैरी क्लाइनफेल्टर, ठीक है। तो हैरी क्लाइनफेल्टर जो है ये इनका नाम था, ठीक है। वहीं अब देखो इसके भी अगर हम आनुवांशिक जो कारण है तो आनुवांशिक कारण जो बताया गया था कि आनुवांशिक कारण इसका क्या होता है भाई, तो आनुवांशिक कारण के बारे में अगर पूछा जाए कि आनुवांशिक कारण का खोज किसने किया था इसका, तो फिर उस कंडीशन में आपका हो जाएगा यहां पर ये इस चीज के बारे में बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था पेट्रीसीमा, ठीक है। पेट्रीसीमा जैकब्स जो हैं इन्होंने पहली बार बताया था कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का आनुवांशिक कारण क्या होता है, मतलब ये किस क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो पेट्रीसीमा जैकब्स जो है बाबू तो इन्होंने ही पहली बार बताया था। अगर हम इसके कारण की बात करें तो देखिए कारण क्या है, तो इन्होंने ही पहली बार बताया था यहां पर पेट्रीसीमा जैकब्स ने कि जो क्रोमोसोम है तो जो क्रोमोसोम है ना तो क्रोमोसोम के एलोसोम जो होता है, क्रोमोसोम के देखो क्रोमोसोम दो तरीके से पाए जाते हैं, एक ऑटोसोम एक एलोसोम। तो क्रोमोसोम के एलोसोम के जोड़े में ट्राइसोमी होना इसका कारण बताए थे। अच्छा ट्राइसोमी किस प्रकार से होगा भाई, तो ट्राइसोमी आपको ध्यान देना है, यहां पर जो ट्राइसोमी होगा तो ट्राइसोमी के कारण 2 X और 1 Y क्रोमोसोम इसमें आ जाएंगे। टोटल इसमें 3 क्रोमोसोम एलोसोम के जोड़े में आ जाएंगे, जबकि नॉर्मली क्या होते हैं 2 ही होते हैं, या तो 2 X होते हैं या फिर 1 X और Y होते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा X Y यानी कि 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि एलोसोम के जोड़े में यहां पर ट्राइसोमी आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है, इसका कोई ना कोई तो कारण होगा। तो देखो हम लोग समझते हैं, देखिए महिला जो होती है ना, महिला के शरीर में अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो महिला के शरीर में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं इसमें 44 प्लस में X और X इस रूप में महिला में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कि नॉर्मल कंडीशन में जो यहां पर आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जो अंडाणु बनते हैं, तो अंडाणु में नॉर्मल कंडीशन में इधर जो आपका 44 में से 22 आ जाएगा, 22
प्लस में एक यहां से x आएगा, तो 22 प्लस x कुछ अंडाणु में जाते हैं और कुछ में आपके 22 प्लस यहां पर वापस से x जाते हैं। तो इस तरीके से यहां पर जितने भी अंडाणु बनते हैं उसमें नॉर्मली जो है 22 प्लस x क्रोमोसोम जाते हैं। ये एक सामान्य परिस्थिति है, दोनों कोशिकाओं में 22 प्लस x जाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो यहां पर जो 44 क्रोमोसोम है तो ये इनका बराबर बराबर हिस्से में बंटवारा हो गया, ठीक है। और यहां पर जो एलोसोम का जोड़ा है जिसमें कि 2 एक्स क्रोमोसोम यहां पर उपस्थित हैं, तो इस एलोसोम के जोड़े में जो दोनों एक्स है ना, इनका विसंयोजन होता है। विसंयोजन बोले तो ये दोनों अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान अलग होते हैं एक दूसरे से, और अलग होकर के एक कोशिका में एक एक्स क्रोमोसोम जाता है और दूसरे में एक एक्स क्रोमोसोम जाता है। लेकिन आप सपोज करिए कि जो यहां पर एक्स क्रोमोसोम जो है ना दोनों एलोसोम में, तो इस जोड़े में उपस्थित दोनों एक्स क्रोमोसोम का विसंयोजन ही ना हो। तो अगर विसंयोजन नहीं होगा तो फिर इस कंडीशन में होगा क्या? तो एक जो है आपका विसंयोजन ना होने पर एक जो आपका यहां पर जो सेल बनेगा, इस सेल में सिर्फ 22 ऑटोसोम पहुंचेंगे, और दूसरा जो सेल बनेगा तो दूसरे सेल में यहां पर 22 ऑटोसोम इधर से आ जाएंगे। और चूंकि ये दोनों अलग नहीं हुए हैं, तो दोनों अलग नहीं हुए हैं और अगर इसमें नहीं पहुंचे तो दोनों के दोनों कहां पहुंचेंगे? यहां पर। और इस तरीके से यहां पर एक्स क्रोमोसोम टोटल कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि यहां पर बाबू लोग जो यहां पर अंडाणु बना, तो अंडाणु में टोटल क्रोमोसोम कितने आ गए? तो 22 प्लस एक्स और एक्स। अब देखो ये जो यहां पर अंडाणु बना, तो इस अंडाणु का फर्टिलाइजेशन जो फ्यूजन है वो किसके साथ में होगा? ये हो जाएगा आपका शुक्राणु के साथ में। ये किसके साथ होगा? ये होगा आपका शुक्राणु के साथ में। और शुक्राणु जो हमने लिया यहां पर, जो शुक्राणु हमने लिया, तो शुक्राणु में क्रोमोसोम हमने कितना डाल दिया? तो शुक्राणु में हमने डाल दिया 22 प्लस में मान के चलो कि वाई जो क्रोमोसोम है, तो वाई क्रोमोसोम वाले शुक्राणु के साथ में इसका फ्यूजन हो गया। तो अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? दोनों मिलकर के बनाएंगे युग्मनज, यानी कि यहां पर जाइगोट बना देंगे, ठीक है, जाइगोट बना देंगे। और जाइगोट में कितने क्रोमोसोम आएंगे? तो 22 यहां से 22 यहां से, टोटल कितने हो गए? 44 प्लस में अगर देखा जाए तो यहां से 2 एक्स क्रोमोसोम और यहां से एक वाई क्रोमोसोम। तो इस तरीके से एलोसोम के जोड़े में टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? तो टोटल यहां पर जो क्रोमोसोम की संख्या हो गई वो हो गई यहां पर 3, यानी कि एलोसोम का हो गया ट्राइसोमी, ठीक है। अब समझिए, समझना है। देखो बाबू लोग यहां पर जो 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो 2 एक्स क्रोमोसोम के कारण जो यहां पर संतान उत्पन्न होगा इसमें स्त्री के लक्षण हो जाएंगे। ये 2 एक्स क्रोमोसोम के कारण स्त्री के यहां पर लक्षण हो जाएंगे। और जो यहां पर आपका एक एक्स और एक वाई है, तो इसके कारण इसमें क्या हो जाएंगे? पुरुष के लक्षण यहां पर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, यहां पर उत्पन्न होने वाला संतान जो है ये नर ही उत्पन्न होगा, लेकिन उस नर संतान में भी क्या होंगे? नर संतान में भी इसमें महिला यानी कि स्त्री के इसमें लक्षण उपस्थित होंगे, ठीक है। तो ये यहां पर कंडीशन बनता है। अब देखो इसके टोटल अगर हम लक्षण की बात करें भाई, कि इसका लक्षण क्या होता है आखिर? मान लेते हैं कि ये रोग हो रहा है तो इसका कोई ना कोई लक्षण होगा। लक्षण की बात करोगे तो जैसे यहां पर हमने क्या बताया कि अगर यहां पर एलोसोम का मोनोसोमी होता है तो यहां पर अंडाशय का अपरिपक्व विकास होता है। इसमें क्या होगा? तो इसमें जो वृषण होता है पुरुषों में, तो वृषण जो होगा, तो वृषण का यहां पर अपरिपक्व विकास होता है। वृषण का यहां पर अपरिपक्व विकास होता है, ये इसमें पहला हो जाएगा। दूसरा अगर यहां पर हम लक्षण की बात करें कि और इसमें क्या लक्षण होते हैं भाई, तो देखो वृषण चूंकि अपरिपक्व है तो सिंपल सी बात है कि जो पुरुष है, तो पुरुष में जब वृषण ही मेच्योर नहीं है, जो टेस्टिस है, तो टेस्टिस ही अगर मेच्योर नहीं है, तो क्या उस कंडीशन में ऐसे संतान में शुक्राणु का निर्माण होगा? तो नहीं होगा। और जब शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो फिर पुरुषों में जनन क्षमता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यानी कि इसके कारण जो है, इसके कारण पुरुषों में
पुरुषों में बांझपन उत्पन्न होता है, उत्पन्न होना। ठीक, ये भी एक इसका लक्षण हो जाएगा। और इसके अलावा हमने क्या बताया भाई कि जो पुरुष है तो पुरुष में 2 एक्स क्रोमोसोम उपस्थित होने के कारण स्त्री के लक्षण भी पाए जाएंगे। तो स्त्रियों का लक्षण उपस्थित होना, ये भी यहां पर इसका कारण, यहां पर एक लक्षण होता है। ठीक है, अब समझिए, तो ये सारे के सारे लक्षण किसमें होते हैं? क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम में होते हैं। अब देखो बाबू, यहां पर हमने क्या बताया कि अगर 5000 संतान उत्पन्न हो रहे हैं तो प्रत्येक 5000 संतान में से ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि एक संतान में क्या होगा? आपका टर्नर सिंड्रोम होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो प्रत्येक आपका यहां पर प्रत्येक 2000 जो संतान है, तो प्रत्येक 2000 संतान में से एक जो संतान है, तो एक संतान क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम से पीड़ित होता है। यह भी डाटा आपको याद रखना है कि 2000 संतान में से एक संतान क्या होगा? उसमें क्लाइनफेल्टर्स के लक्षण पाए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया यहां पर कहानी। अब समझिए, अच्छा एक चीज और समझना है यहां पर कि जैसे सपोज करिए कि हमने यहां पर 22 प्लस XX जो अंडाणु है, 22 प्लस XX क्रोमोसोम वाला, तो इसका हमने संलयन किसके साथ में कराया है? 22 प्लस Y वाले के साथ। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि 22 प्लस में X और X ये किसमें है? अंडाणु में। ठीक है, और शुक्राणु जो आएगा तो शुक्राणु में यहां पर हमने क्या लिया? 22 प्लस Y, लेकिन यहां पर एक ये भी कंडीशन बन सकता है कि जो शुक्राणु आया इसमें 22 प्लस में X ही क्रोमोसोम हो। अगर ऐसा हुआ तो यहां पर जो संतान होगी, तो संतान यहां पर लड़की उत्पन्न होगी। संतान क्या होगी? लड़की, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या हैं? X क्रोमोसोम है। ठीक ना, और इसमें क्रोमोसोम कितने रहेंगे? 44 प्लस X और X। तो इस कंडीशन में अगर संतान कोई लड़की उत्पन्न होगी तो भाई इसमें क्या मान लेते हैं कि असामान्य स्थिति होगी। तो इसमें ध्यान देना है, इसमें प्रजनन क्षमता वगैरह सारा का सारा मतलब जो कहते हुए रहेगा, इसमें कोई चीज प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जो लड़की है तो लड़की की लंबाई जो है ना, तो लंबाई क्या हो जाएगी? ये असामान्य हो जाएगी। असामान्य मतलब बोले तो लंबाई लड़की की जरूरत से ज्यादा हो जाएगी, मतलब अधिक लंबी लड़की यहां पर उत्पन्न होती है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इतना आपको सारा कुछ समझ में आ गया है। आप इसको जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे के क्लास को देखते हैं। तो चलिए, सब लोग स्क्रीनशॉट अगर ले लिए तो हम लोग आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, अगला जो हम लोग को पढ़ना है, एक और सिंड्रोम बच गया है और इस सिंड्रोम की बात करी जाएगी तो इसे हम लोग कह देते हैं पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम कहा जाता है। और इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो ध्यान से एकदम समझना है सब लोग को। देखिए बाबू लोग, इसमें भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भैया इसके खोजकर्ता कौन थे। मतलब पटाऊ सिंड्रोम के बारे में पहली बार किसने बताया? तो देखिए यहां पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर क्लॉस पटाऊ। ठीक है, तो डॉक्टर क्लॉस पटाऊ नाम के साइंटिस्ट थे। इन्हीं के द्वारा पहली बार जो है पटाऊ सिंड्रोम के बारे में बताया गया था।
ठीक है। अब जो है यहां पर हम लोग को समझना यह है कि आखिर भाई ठीक है, हमने मान लिया कि इन्होंने बताया था, लेकिन ये आखिर उत्पन्न क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं, तो समझिएगा थोड़ा सा। देखिए बाबू लोग, अगर हम इसके कारण की बात करते हैं, अगर हम इसके कारण की बात करते हैं कि भैया आखिर ये कैसे होता है, तो आपको ध्यान देना है कि जो क्रोमोसोम का 13वां जोड़ा है, जो आपका क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के 13वें जोड़े, क्रोमोसोम के 13वें जोड़े में अगर मान लेते हैं कि ट्राइसोमी हो जाता है, ट्राइसोमी होने के कारण, ठीक है, तो क्रोमोसोम का अगर 13वां जोड़ा है, 13वां जोड़े बोले तो मतलब जो जैसे कि हमने बताया था कि टोटल 23 जोड़े होते हैं, ठीक है, तो 23 जोड़े में जो 13 नंबर का जोड़ा होगा क्रोमोसोम का, तो अगर क्रोमोसोम के 13वें जोड़े में, क्रोमोसोम के अगर 13वें जोड़े में अगर गुणसूत्र की संख्या 2 के बजाय 3 हो जाए, अर्थात उसका ट्राइसोमी हो जाए। हमने बताया था कि जब भी मान लेते हैं कि किसी जोड़े में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, तो पहले से 2 थे, एक और बढ़ गया, यानी कि टोटल 3 हो गए, तो उस कंडीशन को ट्राइसोमी कहा जाता है। तो यहां पर ध्यान देना है कि क्रोमोसोम का जो 13वां जोड़ा है, तो 13वें जोड़े में अगर ट्राइसोमी हो गया, यानी कि 3 क्रोमोसोम इसमें चले जाएंगे, तो उस कंडीशन में जो संतान उत्पन्न होंगे, उन संतान में पटाउ सिंड्रोम यहां पर उत्पन्न हो जाता है। सवाल यह है कि ठीक है, पटाउ सिंड्रोम उत्पन्न होता है, ये हमने मान लिया, इसके कुछ लक्षण होते होंगे। तो देखिए, अगर हम पटाउ सिंड्रोम के लक्षण की बात करें कि भाई इसके लक्षण क्या होते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो जैसे आप किसी किसी को देखे होंगे कि उसके जो होंठ है ना, तो होंठ जो होता है, तो होंठ का कटा होना, किसी किसी को आप देखे होंगे कि जैसे होंठ होता है, होंठ को यहां पर ऐसे कट लग जाता है, ठीक, तो इस तरीके के अगर किसी में देखने को मिलता है, तो इसका मतलब तो उस व्यक्ति में पटाउ सिंड्रोम हुआ है, ठीक है। इसके अलावे अगर देखा जाए, तो इसके अलावे इसमें और अगर हम लक्षण की बात करें, तो हम लोग ले सकते हैं कि जैसे मान के चलिए किसी किसी के जो हाथ या फिर पैर जो होते हैं, तो हाथ पैर में अतिरिक्त अंगुलियां उपस्थित होना, अतिरिक्त अंगुलियां उपस्थित होना, ये सारा का सारा क्या होता है, ये सारा का सारा आपका पटाउ सिंड्रोम का लक्षण होता है। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है बाबू लोग कि देखिए, जो पटाउ सिंड्रोम का केस होता है, तो पटाउ सिंड्रोम के केस में 90% जो बच्चे होते हैं वो जन्म के कुछ ही समय के बाद में डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, और 10% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कि मतलब लंबे टाइम तक सरवाइव करते हैं, ठीक है, और जो 10% बच्चे सरवाइव करेंगे उन्हीं का ये सारा का सारा हमने लक्षण बताया है। तो ये सारे के सारे लक्षण में पटाउ सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों में देखने को मिलते हैं। सवाल यह है कि ये जो भी अनुवांशिक विकार हम लोग को देखने को मिले, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का क्या तरीका है, क्या इनके बारे में हम लोग पहले पता नहीं लगा सकते हैं? तो देखिए, इनके बारे में पहले भी पता लगाया जा सकता है। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, जो कि चौथे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था। तो एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो है हम लोग जो भी अनुवांशिक विकार होते हैं गर्भस्थ शिशु में, जो फीटस होता है, जो मां के गर्भ में पल रहा होता है, उस बच्चे में जो भी अनुवांशिक विकार होते हैं उनके बारे में हम लोग एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी को हम लोग उल विभेदन भी कह देते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको इतना सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ में वीडियो को शेयर करिए। एक बात और हम आपको कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे नए इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो जो इस क्लास को डायरेक्ट देख रहे हैं, तो उनसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि आप इससे पहले वाले जो वीडियोज हैं उनको भी जाकर के एक बार देखिए, क्योंकि उससे अगर आप सीक्वेंस से पूरा का पूरा क्लास देखिएगा तो आपके समझ का स्तर और ज्यादा बेहतर होगा, आपको चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।